जो युवा है वो पॉलिटिक्स से परहेज करना चाहता है, लेकिन आपकी रुझान राजनीति में कैसे है? देखिए, ये नहीं फैक्ट है कि पॉलिटिक्स में आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए और लोगों से बात कीजिए, तो अगर डिफरेंट प्रोफेशंस और करियर की बात कीजिए तो हार्डली कोई कहेगा कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है। मेरे बारे में लोग ये कह सकते हैं क्योंकि एक फैमिली पृष्ठभूमि रही है इसलिए उसमें हम आए, लेकिन जब भी हम अपनी पढ़ाई में थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम पॉलिटिक्स में हम आएंगे। ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ कि इच्छा हुई कि नहीं, हम आना चाहिए, और सही दृष्टिकोण से अगर कोई प्लेटफॉर्म है जहां डायरेक्ट डिलीवर कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म वो नहीं हो सकता। इसी परिस्थिति में सन 2000 का पहला विधानसभा चुनाव हम लड़े थे। उस समय मैं 26 वर्ष का था और वो चुनाव हम हारे। कभी महसूस किया आपने कि आपके खुद के कुलीग जो सहपाठी थे कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में, वो आपसे ये उम्मीद नहीं पाल रहे थे कि आप राजनीति में आए, और ये रास्ता बहुत धूल भरी गलियों वाला है? नहीं, एक शुरुआत में हो सकता है, क्योंकि जब स्कूल में प्रारंभिक दौर पर पटना में थे तो उस समय लोगों को लगता होगा लेकिन उस समय जो भी नज़दीकी मित्र थे, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम जाएंगे पॉलिटिक्स में। और करियर में एक तरह से अलग डायरेक्शन में ही थे। हमने मैनेजमेंट किया दिल्ली से, फिर हम इंग्लैंड चले गए, वहाँ 1 साल रह के पढ़ाई हमने की। आप ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं और यह एक ऐसा विभाग है जिसमें आम ग्रामीण लोगों की जो बेहतरी है उसको और बेहतर बना सकते हैं या फिर खराब हो सकता है। उस दिशा में आपने क्या पहल की जिससे लोग आप महसूस कर सकें कि आपने कुछ खास किया है उनके लिए? 89% बिहार का जो पॉपुलेशन है वो प्योरली रूरल है, और उसमें स्वाभाविक रूप से जो केंद्र सरकार में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसका बिहार में काम 5 अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। ग्रामीण विकास उसमें से एक है, और मुख्यतः हम लोग महात्मा गांधी नरेगा का संचालन हम करते हैं। जो रूरल हाउसिंग स्कीम है, इंदिरा आवास, उसको हम लोग संचालित करते हैं। और जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं महिलाओं के, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आजीविका के नाम से एक नई योजना, उसका संचालन हम लोग करते हैं। इन स्कीम्स को हम, जिनके लिए स्कीम्स बनी हुई है, उन तक बिना किसी मिडिलमैन के, जो सही उसके हकदार हैं, उन तक हम पहुँचाएँ, और बेहतर ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ, और अकाउंटेबिलिटी, जो हमारे ऑफिसर्स जो इस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनमें एक अकाउंटेबिलिटी बढ़े, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस मनरेगा की बात आप कर रहे हैं उस मनरेगा में कंटिन्यूअस जॉब को लेके, जिसको इंडिया में पहला ऐसा प्रोग्राम हुआ जो जॉब ऑन डिमांड की बात कही जाती है, और अब वो लगभग देश के सभी जिलों में लगभग काफ़ी सक्रियता से उसको पालन किया जा रहा है। लेकिन बिहार को लेके ये शिकायत आम है कि आम लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, जिसमें खासकर जो ग्रामीणों के बारे में कही जा रही है। ऐसा नहीं है, ये तो एक, क्योंकि वहाँ मिडिल मैन की भी बात आई है। ये एक डिबेट का विषय हो सकता है। लगातार हम बेहतर हो रहे हैं, और 100 दिन के जहाँ तक काम की बात है तो राष्ट्रीय औसत ही 50-55 के आसपास ही, और शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जिसका औसत 100 डेज का होगा। हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ ये समझना होगा कि मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है, सरकार उसको संचालित नहीं करती। जो मिडिल मैन है, जिसको आप नकार रहे हैं कि कह रहे हैं कि चूँकि बैंकिंग सिस्टम या जो पंचायत के थ्रू उसको हम लागू कर रहे हैं, एक आम परसेप्शन ये है कि मनरेगा में भी काफ़ी खासा करप्शन है और कभी राज्य सरकार उस पर काबू नहीं कर पा रही है, खासकर उसमें बिहार भी शामिल है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि मिडिल मैन नहीं है। हमने, आपको समझना ये होगा कि कोई भी चीज़ की शिकायत कर देना कोई रेमेडी नहीं है। आप ये भी देखें कि जब हमने पहले कहा कि इसका संचालन ग्राम पंचायत करती है, तो पंचायत को तो सत्ता मिली है। अभी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर एक बुधवार को बिहार के हर एक प्रखंड के एक ग्राम पंचायत का मनरेगा की योजनाओं का 100% वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराना प्रारंभ किया, और ये जून से प्रारंभ हुआ। और एक तरह से इसमें जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ दिख रही हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो FIR हो या रिकवरी हो या उनका कॉन्ट्रैक्ट का निबंध उनका रद्द करना हो। तो हम लोग ये लगातार इस ओर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मनरेगा के कारण आम लोगों का जीवन, खास करके जो ग्रामीण लोग हैं उनके जीवन में बेहतरी आई है, और वो उनमें कुपोषण की भी कमी है। नहीं, देखा जाइए, एक तो हमको लगता है ये नेशन वाइड ट्रेंड होगा कि यूजुअली अगर आप कहीं को जॉब दे रहे हैं और उसमें तब लोग जो
एक आपको कही कि डिस्ट्रेस माइग्रेशन जो किसी भी राज्य में होता होगा वो अब नहीं के बराबर हो रहा है। लोगों को 2 जून की सब्सिस्टेंस के लिए अगर कहीं माइग्रेट करना पड़े तो वो अब परिस्थिति अब नहीं रही। मनरेगा अभी भी अगर आप बात करें तो जो हम लोग का जो मजदूरी जो हम देते हैं उसमें वो भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया है डिफरेंट स्टेट्स के लिए उस तुलना में हम लोग अभी भी कम हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंदिरा आवास योजना की तो उसमें अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़पट्टियाँ ही दिखती हैं, वैसे कोई आवास नहीं मिल रहा है। जो बिचौलियों की भूमिका होती थी इंदिरा आवास के स्वीकृति के स्टेज पर उसको अब हम लोगों ने बहुत हद तक एलिमिनेट कर दिया है और अब कंस्ट्रक्शन पर भी लगातार हम लोग फोकस दे रहे हैं कि पूरे देश का ये कंसर्न है कि इंदिरा आवास का जो कंप्लीशन प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, बिहार में भी कम है। लेकिन चाहे वो इंसेंटिव देके या जो इंदिरा आवास में प्रावधान है कि अगर कोई लाभुक घर नहीं बनाता है तो आप राशि रिकवर भी कर सकते हैं। तो इस तरह की भी कार्रवाई पहल हुई वो घर बनाने की पहल हुई है बिहार में? नहीं, बहुत ज़्यादा। अगर आप तुलना करें 2 साल पहले की और आज की तुलना में और आप रैंडमली किसी भी प्रखंड में आप चले जाएँ तो आपको लोग कहते हुए ये मिलेंगे कि पहले लोग नहीं घर बनाते थे, अब घर बनाने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ी है। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2011 के रिपोर्ट में यह बात साफ हुई कि बिहार सरकार को जो फंडिंग हुई उसका प्रॉपर इस्तेमाल भी नहीं हो पाया। मनरेगा में कभी भी किसी राज्य के लिए फंड एलोकेट नहीं होता। एक लेबर एस्टिमेट वो बनाते हैं कि मजदूरों के लिए कितना खर्च हमारा हो सकता है। अगर इस साल का हमारा लेबर बजट अगर लगभग 3,500 करोड़ का है, सितंबर तक हम लोगों ने 1,000 करोड़ अभी उसमें खर्च हमने किया है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि बढ़ भी जाए, ऐसा भी हो सकता है घटे। और मैं आपको ये बता दूं कि 11-12 फाइनेंशियल ईयर में जितना नरेगा का पूरा नेशनल जो बजट एलोकेशन था उसको 12-13 में पूरे देश में वो कमी आई। बिहार से पलायन का सिलसिला कम नहीं हुआ है, भले उनका प्रतिशत कमा हो, लेकिन अभी भी लोग बाहर के राज्यों में जाने को मजबूर हैं। देखा, सिंपल लॉजिक है। हमने आपको प्रारंभ में ही कहा कि अगर डिस्ट्रेस माइग्रेशन है वो कंसर्न है किसी भी राज्य के लिए, लेकिन आज अपने बेहतर जीवन के लिए कोई कहीं जाए, वो देश में जाए या दुनिया में कहीं भी जाए, तो वो भी स्वागत योग्य बात है। 7 साल से आपकी सरकार यहाँ पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आपकी पहली पारी जो थी NDF-1 की, उसमें ये कहा गया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। हम अपनी स्कीम की बात करेंगे। क्या बिहार सरकार बैंक शुरू कर सकता है? क्या बिहार सरकार पोस्ट ऑफिस शुरू कर सकता है? आज जो बिहार का CD रेशियो है, आप नेशनल एवरेज देख लीजिए और बिहार का देख लीजिए। बिहार में हमारे बैंक की क्या टेंडेंसी रही है। आज भी मुझको इंदिरा आवास के एग्जीक्यूशन में बैंक से हमको प्रॉब्लम होता है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नेशनल एवरेज पर इंडियन पर बैंक क्या रहा होगा और बिहार में क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज सड़क, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ 7 घंटे लगते थे 7 साल पहले, मुझे आज में 4 घंटे लगते। ये डिबेट का विषय नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्रखंड लेवल पे जो आपके डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, प्रखंड लेवल पर भी जो कार्यालय हैं वहाँ भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए किसानों को लोकल लेवल पे, वो भी वेल इक्विप्ड नहीं है। तो वो तो आपके हिस्से का मामला, तो उसका सेंट्रल फंडिंग नहीं है। नहीं, आज हमने अभी आप जितने भी बिहार में 534 प्रखंड हैं हमारे, और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी प्रखंड हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं, अपनी बिल्डिंग नहीं, क्योंकि वो 90 के दशक में नए प्रखंड बनाए थे। और CM का विजन है कि 15 पंचायत से जितने भी बड़े हमारे प्रखंड हैं सब में उस तरह की बिल्डिंग हम लोग बनाएं। और अब तो हम लोग धीरे धीरे ब्लॉक्स, अब हमारे जो ऑफिस हैं, नहीं, बिल्डिंग की बात अगर छोड़ भी दे तो हम अगर बात करते हैं कि प्रखंड बहुत प्रोएक्टिव भूमिका नहीं निभा रहा है। प्रखंड लेवल पे काफ़ी शिकायतें होती हैं। प्रखंड के हिस्से नहीं, आपका जो पार्ट है वो प्रखंड दफ्तर का निर्माण करवाना है, लेकिन प्रखंड दफ्तर से जो और सारे काम होने चाहिए थे उसको लेकर के भी ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष है। ऐसा ये चीज़ हमेशा एक डिबेट का रहेगा। मैं लाख कहता रहूं कि शिकायत नहीं, आप कहते रहेंगे शिकायत है। अभी बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। इंदिरा आवास की हमारी जितनी भी विवरणी है सब ऑनलाइन है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 15-16 तारीख को परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी की मीटिंग की दिल्ली में, जो वहाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने संबोधित किया। बिहार की इस पहल की प्रशंसा और सराहना भी हुई। आज कोई भी व्यक्ति अपने पंचायत, अपने गांव में इंदिरा आवास किसको दिया जा रहा है वो देख सकता है। और हम लोगों ने यहाँ तक निर्णय लिया है कि 1996 से जितने भी इंदिरा आवास आज तक दिए गए हैं सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसकी सूचीबद्ध कर रहे हैं और सबको हम लोग वेबसाइट पर डालेंगे।
तो ट्रांसपेरेंसी एक दिन में नहीं आ सकती है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। और अभी जैसे राइट टू सर्विस एक्ट ही जो हुआ है, एक तरह से वो सिटीज़न और गवर्नमेंट इंटरफेस है कि आप जाके आप अगर कोई भी आपको सर्टिफिकेट ही लेना है तो इसके सकारात्मक रिजल्ट्स आ रहे हैं। मेरा इशारा ये था कि प्रखंड लेवल पर जो ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो दावे किए जाते हैं उसमें बिहार पीछे है और अभी भी आम ग्रामीण उन प्रखंड दफ्तर का चक्कर लगाने के बावजूद संतुष्ट नहीं हो पाता। अब तो भारत के प्रत्येक नागरिक को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो एक तरह से अधिकार मिला है, तो कोई पदाधिकारी लाभ चाहे उसको तो ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा। अब तो कोई चीज़, हर एक चीज़ पब्लिक डोमेन में, अगर वो पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, अपील का है, फिर यहाँ पर आप मुख्यालय में आप आइए जहाँ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे बैठते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स को पनिशमेंट में मिला है, फाइन्स हुई हैं। इसलिए ऐसा नहीं है, ये तो एक ऐसा बड़ा हथियार आज कह सकते हैं कि आम आदमी के पास है कि उससे वो बड़ी से बड़ी सूचनाएं प्राप्त करता है, और अगर कहीं गड़बड़ियाँ व्याप्त है तो इसी सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त करके वो लड़ता भी है, और हम लोग को भी सहायता मिलती है जब वो कंप्लेंट्स लेके आते हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन का डिटेल लेके आते हैं, तो कार्रवाई उससे भी आसान होती है। ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर के बातचीत में नीतीश मिश्र से ये जानना चाहेंगे कि बिहार के राजनीति में आप सरीखे युवा नेताओं की क्या भूमिका है और सरकार में कितनी दखल है और सरकार के अधिकारी आपकी कितनी सुनते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मूलभूत सुविधाओं का हो रहा विकास, एक नया माहौल बना, एक नया विश्वास, समृद्धि की राज्य में हुआ आधारभूत संरचना का विस्तार। 2 वर्षों में 2320 किलोमीटर सड़क, 6 नई रेल परियोजनाएं, देवघर और गम्हरिया में हवाई अड्डों के लिए करार, ऊर्जा क्षेत्र में बड़े कदम। वर्ष 2013-14 तक 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन के लिए पावर ग्रिड से करार, औद्योगिक विकास को मिली नई दिशा। 93,732 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, लागू हुई झारखंड औद्योगिक नीति। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड सरकार के 2 साल, संभावनाओं को जमीन पर उतारने की पहल, स्पष्ट नीति, निर्धारित लक्ष्य, शिक्षित, स्वस्थ, समृद्ध झारखंड। खुशहाल झारखंड, खुशहाल झारखंड। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। ये दूध नहीं दम है, पियो जितना दम है, पियो जितना दम है। इससे भरा है, हेल्थ से भरा है, प्यार से भरा है, ये लाइफ से भरा है। ये दूध नहीं दम है, पियो जितना दम है, पियो जितना दम है। सुधा, सेहत, स्वाद, अनगिनत खुशियाँ। अब झारखंड, सुंदर झारखंड, अपना झारखंड, समृद्ध झारखंड, मिलकर बनाएंगे खुशहाल झारखंड। सड़क, बिजली, पानी, आधारभूत संरचनाओं का हुआ विस्तार, नई उद्योग नीति, माहौल बदला, बढ़ा निवेश। पहली बार सरकार ने खरीदा धान, किसानों को मिला सीधा लाभ। राज्य में सिंचाई क्षेत्र का हुआ विस्तार, ग्रामीण उद्योगों से बढ़ा रोजगार। पंचायतों को अधिकार से गांवों के विकास को गति, गरीबों को सामाजिक सुरक्षा, बिटिया को सम्मान। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड सरकार के 2 साल, संभावनाओं को जमीन पर उतारने की पहल, स्पष्ट नीति, निर्धारित लक्ष्य, शिक्षित, स्वस्थ, समृद्ध झारखंड। खुशहाल झारखंड, खुशहाल झारखंड। अब 1 साल के लिए बढ़ाएं अपने मोबाइल की उम्र और वारंटी कार्ड के साथ। लॉन्ग लाइफ टू योर चाइनीज मोबाइल, कॉन्टैक्ट फॉर डीलरशिप। नीतीश जी, बिहार में एक आम धारणा ये है नौकरशाही को लेकर के कि वो पॉलिटिकल बॉसेस के नहीं सुनते। इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझको अपने विभाग के
संचालन में अभी तक कोई कठिनाई ऐसी नहीं महसूस हुई है। और हो सकता है किन्हीं का कोई स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल रहा हो, किन्हीं, मुझको ऐसा कोई अनुभव नहीं मिला है जहाँ पर कोई भी सकारात्मक काम के लिए हो, क्षेत्र के विकास के लिए हो, उसमें कहीं अफसरशाही ने प्रॉब्लम क्रिएट किया हो या ऑब्स्टिकल्स किया हो। और अभी तक मैं अपने विभाग में जो भी स्कीम्स का हम लोग संचालन कर रहे हैं, उसमें जो भी नए प्रयास और या नए प्रयोग आप कह सकते हैं जो हम लोगों ने प्रारंभ किया है, हमारे सारे ऑफिसर्स ने उसमें मिल के एक टीम के रूप में हम लोगों ने अपने विभाग में काम किया है, तभी हम लोग आज रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। नहीं, क्योंकि ऐसा ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि चूँकि आपकी पृष्ठभूमि, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपकी समझ, आपकी शिक्षा, ये एक फ़र्क पड़ा होगा आपके डिपार्टमेंट को लेकर के, लेकिन ये एक आम शिकायत है कि यहाँ का नौकरशाह अपने मंत्रियों का भी नहीं सुनता है। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि मतलब ये केस टू केस किन्हीं का अलग होगा, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा सब, ये इस पर मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मुझको अभी तक कोई कठिनाई नहीं हुई। कहीं महसूस किया कि बीते 7 सालों में जब से ये रिजीम एनडीए की शुरू हुई है, उसमें नौकरशाही का मिजाज बदला है? जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार आई है, जो बिहार के लिए हर एक में एक फीलिंग है जो हम देख रहे हैं, चाहे आज वो बिहार के कोई पदाधिकारी हों या कोई एक बिहारी जो बिहार के बाहर रह रहा हो, सब में एक इच्छा है कि वो कुछ ना कुछ करे। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के मिजाज में बदलाव आया है, जैसा महसूस कर रहे हैं कि 7 सालों में ब्यूरोक्रेट भी चाहता है कि वो कुछ कर गुजरे, बिहार के लिए कुछ करने में लालसा भी है। लेकिन उसके बाद भी एजुकेशन के सवाल पे अभी भी असंतोष है कि काम नहीं हो पा रहा। नहीं, ये हम, अगर आप पहले से एक कोई धारणा बना के बात कर रहे हैं तब मैं आपकी धारणा को बदल नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, जैसे मैं अब उदाहरण दे सकता हूँ अपने क्षेत्र का, मैं उदाहरण दे सकता हूँ अपने विभाग का, तो ना मेरे क्षेत्र में मुझको कोई कठिनाई हो रही है, ना मेरे कार्यकर्ताओं को कोई ये शिकायत है, ना मुझे अपने विभाग में पदाधिकारियों से कहीं कोई शिकायत या तकलीफ। हम जो चाह रहे हैं, जो मैंडेट मिला है इस सरकार को, लोगों की उम्मीद पर उतर के उनकी कसौटी पर हम खरा उतरें, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 1 दर्जन बिहार के मंत्रियों से इसी कार्यक्रम में मैंने बातचीत की, सभी की पीड़ा ये थी कि उनका मंत्रालय, उनका विभाग प्रपोजल तैयार कर रहा है, फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है और नीति तय कर दी गई है, उसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन 2 साल में कुछ नहीं हो पाया। ये एक आम परसेप्शन बन पड़ा। जिन्होंने आपको कहा होगा, आपने स्वयं उनसे पूछा होगा, मैं तो सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ। क्योंकि कैबिनेट के आप एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं, तो आपको एहसास होगा कि ऐसा नहीं, मैं अपने कैबिनेट में मैं हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण विकास का मैं मंत्री हूँ, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझको अपने विभाग के योजनाओं के संचालन में या फंक्शनिंग में मुझको कहीं कठिनाई नहीं हो रही। क्या कांग्रेस के प्रति या कांग्रेस के बारे में आपका मोह भंग था, या कांग्रेस के बारे में आपकी धारणा अच्छी नहीं थी, या फिर ये लगा कि ये सत्ता में जाने के लिए आपके लिए रास्ता साफ था? किसी के साथ आप अगर आते हैं तो एक नेतृत्व एक व्यक्ति से प्रभावित होकर, और उस समय और आज भी नीतीश कुमार, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि बिहार की ज़रूरत है, और उनके लीडरशिप पर जो विश्वास और जो ट्रस्ट था, तो स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हुआ। और कांग्रेस के प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं था, फादर का स्वाभाविक रूप से इतने वर्षों से वो रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं था। तो मुझको उस समय जो बिहार की तकलीफ़ को हम लोगों ने एक एज ए स्टूडेंट देखा और एज ए स्टूडेंट झेला, जो बिहार के परसेप्शन को, तो उस समय 2004 के दौर में नीतीश कुमार जी से बेहतर चेहरा ना बिहार में उस समय था, ना आज बिहार में उससे बेहतर चेहरा कोई आज। क्योंकि आपके दरवाजे पर उपलब्ध सत्ता थी, इसलिए 2004 में सत्ता क्या थी? मैं तो अगर हम बात करते हैं उसके बाद चुनाव की शुरुआत शुरू हो गई थी। नहीं, वो आप क्या, चुनाव तो अनिश्चितताओं का दौर रहता है। हम खुद पहला चुनाव हार चुके थे, इसलिए ये मान लें कि आप कहीं जा रहे हैं, और अगर ऐसा आप कहें तो 2004 में अगर आपको स्मरण होगा तो एनडीए का परफॉर्मेंस लोकसभा में अच्छा नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी के साथ, और सबसे बड़ी बात, अगर मेरी बातों पर आप विश्वास करें कि जिस एज में मैं हूँ और 2004 में जब था, अगर कुछ करने की चाहत है, अगर ये डिपेंड करता है कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए हैं, और क्या उस समय ये मालूम था क्या कि 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कौन जान सकता है। लेकिन 7 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि बिहार में जिस नीतीश कुमार को लोगों ने सर पे उठाया, अब उन पे हमले शुरू हो गए हैं? ये असंतोष है या मोहभंग का शुरुआत? एकदम हमको लगता है
अभी हाल में जो कुछ हमले हुए हैं या फिर जो बातें, सबसे बड़ी बात, आपको तो इतने साल का पत्रकारिता का अनुभव है, नीतीश कुमार जी से पहले सड़क से मुख्यमंत्री अगर घूमते हों, और ख़ास तौर से जो 90 से 2005 का जो दौर था, उसमें तो लोग जिलों में जाते भी नहीं थे, और कार्यक्रम में वो हेलीकॉप्टर से गए और आए, सड़क और जिला और वहाँ से उनको क्या वास्ता था। डेमोक्रेसी में आप अगर एक तरफ आप क्राउड को दिखाते हैं कि 50 लोग हल्ला कर रहे हैं, तो वहीं पे 5000 लोग शांत बैठे हैं, उनको कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि न्यूज़ वैल्यू वो शायद संभवतः चैनल्स के लिए या किन्हीं के लिए वो नहीं रहता है। लेकिन ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? 7 साल में अभी उनके सामने काफ़ी कुछ करने के लिए है योजना। आपको क्या लगता है कि 2010 का चुनाव हुआ, उसमें जितने भी वोट पड़े बिहार में सब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और 70 लाख वोट मिले आरजेडी को। क्या लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे प्रशंसक ही होंगे और सारे उनके समर्थक ही होंगे? तो इस चीज़ से निकलना चाहिए, और डेमोक्रेसी में विरोध नहीं हो तब डेमोक्रेसी क्या रहेगी? इसका कारण ये है कि जो लोग हमले कर रहे हैं वो राज्य में विकास के विरोधी हैं? नहीं, ये भी मैं नहीं कह सकता। अब उनका इंटेंशन क्या था, वो किस मांग को लेके आ रहे हैं, और एक सबसे बड़ी बात है, मांग रखने का व्यक्तिगत मेरी अपनी जो समझ है, एक तरीका होता है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं। अगर वो जिलों में जाके उनके जनता दरबार में, उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जनता दरबार होते हैं, और सुपौल और मधुबनी में मेरा खुद का अनुभव है कि 5000 लोगों से वो ऐसे ही भीड़ में मिल रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री एक्सेसिबल है, वो लोगों से वो मिलते हैं, तो बहुत रास्ते ऐसे हो सकते हैं कि आप अपने ग्रीवांसेस को, अपनी शिकायतों को उन तक आप पहुंचा सकते हैं। अगर कहीं पर आपको इस तरह की बात करके अगर आप उन तक कोई संवाद पहुंचाना चाहते हैं, तो हमको लगता है ये हेल्दी डेमोक्रेसी और स्वस्थ परंपरा नहीं। विकास यात्रा को अभी उन्होंने जब स्थगित किया तो विपक्ष का ये आरोप लगा कि अब नीतीश कुमार जनता के बीच नहीं जा पाएंगे क्योंकि लोगों का मोह भंग शुरू हुआ है। खास करके आरजेडी ने कहा कि अब वो कभी नहीं जाएंगे जनता के बीच। तो क्या मतलब था इसका कहने का? मतलब आरजेडी ऐसा क्यों कह रही है कि नीतीश कुमार अब लोगों के बीच नहीं जा पाएंगे? एक यात्रा खत्म हुई, वो तो जाहिर है। अब आरजेडी ने क्या कहा, मैं आरजेडी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ कि मैं उसको कुछ कहूँ। वो जाहिर है, और मेरी समझ से बिहार आज बिहार के प्रत्येक नागरिक को मुझको लगता है कि ये एक सौभाग्य की बात है कि आज इस राज्य का मुखिया सड़कों से ट्रैवल करता है। उनके लिए कोई मजबूरी नहीं है सड़क से जाना। जय नारायण प्रसाद निषाद से मेरी बात हो रही थी, वो ये कहते हैं कि सीएम तक हमारा एक्सेस नहीं है और हम अपनी बात अखबार के जरिए पहुंचाते हैं। नहीं, इसमें आप जय नारायण निषाद जी के बारे में अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो एक तो मुझसे बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर मैं कुछ कहना भी मेरा संस्कार नहीं है, लेकिन उनसे आप ज़रूर ये देख लें कि कितने दिनों तक लगातार वो किसी एक पार्टी में रहे होंगे। और दूसरी बात, आप एक कोई एग्जाम्पल अगर किन्हीं का दे रहे हैं, तो ना मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं उस पर कोई उत्तर दे सकता हूँ, ना मैं निषाद जी की ओर से मैं कुछ कह सकता हूँ। बट ये लग रहा है कि 2014 के चुनाव सामने हैं और वैसे में जेडीयू से जो लोग बाहर किए गए हैं, खासकर मेंबर पार्लियामेंट, वो फिर से वापसी की राह तलाश रहे हैं। नहीं, मैं उस पर कुछ कहने के लिए मुझको नहीं लगता आना चाहिए। नहीं, ये निर्णय ना मेरी मर्जी से वो गए, ना मेरी मर्जी से वो आएंगे। ये उनका निर्णय है और जो पार्टी नेतृत्व है वो उनको तय करना है। और मैं जब आपने प्रारंभ में ही कहा कि इस मंत्रिपरिषद का सबसे युवा मैं हूँ, तो मुझसे भी बड़े और श्रेष्ठ लोग हैं इस निर्णय को लेने के लिए और समझने के लिए। पार्टी के बारे में बेहतर सोचते हैं, एक यूथ विजन है, इसलिए आपको लगता होगा 2014 में ये सारे वापस आए ताकि पार्टी मजबूत हो। ये मैं इस पे नहीं कह सकता कि जिस कारण से वो गए हों या पार्टी से दूर हुए हों और किस कारण से खुद आना चाहें, ये निर्णय पार्टी का है ना। हम आज चाह लें कि वो आ जाएं तो वो आ जाएंगे, ना आज मैं ये चाह लूँ कि वो ना आए तो वो ना आए, ऐसा नहीं। तो मुझको व्यक्ति को अपनी सीमा का समझ और ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए पार्टी नेतृत्व सक्षम है। उनको अगर लगता है कि उनको आना चाहिए तो वो आएंगे, उनको लगता है नहीं आना है नहीं आएंगे। अंत में एक सवाल, 2014 के चुनाव लगभग 1.5 साल बाद होने हैं, क्या आपको लग रहा है कि वह ताकत फिर दिखेगी जो 2009 में दिखी थी? स्वाभाविक रूप से जो बिहार में जो लोगों की इच्छा है, मुझको पूरा विश्वास है कि जो हम लोग का 2009 का जो हमारा परफॉर्मेंस था उससे हम लोग बेहतर ही होंगे। और कहीं ना कहीं आज बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, कोई वापस मुड़ के नहीं जाना चाहता है। तो आज आप कुछ भी कह लें, लेकिन कोई भी बिहारी, परिवार में लोगों को शिकायत होती ही है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो परिवार का प्रत्येक सदस्य खड़ा रहता है।
और मुझको लगता है एक बिहारी के नाते, एक युवा के नाते, कि कोई भी बिहारी और कोई भी युवा इस राज्य को वापस अंधकार में नहीं ले जाना चाहेगा। तो मुझको विश्वास है कि 14 में जो हम लोग का परफॉर्मेंस होगा वो बेहतर ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ लेते हैं फिलहाल विदा। जय जय झारखंड अपना शान झारखंड, जय जय झारखंड आगे बढ़ता झारखंड, शिक्षा में गुणवत्ता। राज्य में मानव संसाधन की गुणवत्ता विकास को प्राथमिकता, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, ITI व पॉलिटेक्निक्स को लोक निजी भागीदारी से चलाने की पहल। राज्य के 24 संस्थानों में से तमाड़ और गोड्डा से हुई शुरुआत। राज्य में 38 नए ITI का निर्माण शुरू, 270 इंस्ट्रक्टर हुए बहाल। उच्च व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं प्रबंधन शिक्षण को उद्योग का दर्जा। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में झारखंड सरकार के 2 साल, युवाओं को मिला एक नया आधार, स्पष्ट नीति, निर्धारित लक्ष्य, शिक्षित युवा, निश्चित भविष्य। बनाएंगे खुशहाल झारखंड, खुशहाल झारखंड। मैं हूँ सर्दी, मैं हूँ खांसी। अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। क्या आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं? मेरे जैसी एंकर, मेरे जैसा वीडियो एडिटर, मेरे जैसा एक प्रिंट जर्नलिस्ट, मेरे जैसा कैमरा पर्सन, मेरे जैसा प्रोड्यूसर, मेरे जैसी रिपोर्टर।